जी। कल कल वाली असाइनमेंट आप में से किस किसने की है? कोई बताना चाहे? ओके। मैम मलाइका, मैम फातिमा एंड। ओके ग्रेट। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि वो कैसे हुई है? जी, हमजा आपने भी की है, ग्रेट। जी आप बताएं, स्क्रीन शेयर करें। जस्ट एक मिनट में आपको राइट से जी आप। जी मैम, आप कर रही हैं अपनी स्क्रीन शेयर? सर लैपटॉप पे है, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ? ओके। तब तक कोई और शेयर करना चाहेगा? जी। और किसी ने भी मैम फातिमा आप कर सकती हैं? जी सर, मैं करती हूँ। ओके। अच्छा, आप लोगों में से जिसने ये मैसेज नहीं देखा था, तो वो आप लोग आज के बाद अपनी असाइनमेंट जो है शीट के ऊपर पेस्ट कर दिया करेंगे, उसको गिटहब पे अपलोड करके उसका लिंक यहाँ शेयर कर दिया करेंगे। और कितने लोग हैं जिनको इश्यू आ रहा है अभी भी गिटहब के अंदर उनको अपलोड करने में इश्यू आ रहा है? तो हम इसके बाद एक और क्लास रख लेते हैं, आज हम गिटहब के इश्यूज जो हैं वो सारे रिजॉल्व करवा देते हैं। एंड आई थिंक कि पीएचपी जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है। तो अब मैं एक दफ़ा इसको वाइंड अप करके फिर इंशाल्लाह हम वर्डप्रेस की तरफ चलते हैं। जी मैम। जी सर, एक्सप्लेन भी मैं करूँ? जी आप कर दें। अगर आपको इशू आ रहा है तो आप बताते हैं कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो उसको हम नहीं कब मिल के डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, ये असाइनमेंट है मेरी। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिया है जिसका नेम है टेबल ऑफ। ठीक। ठीक है। जी। टेबल ऑफ फंक्शन के अंदर एक हमारा जो इसे एट्रीब्यूट कह लें या फिर वेरिएबल कह लें, ये पे मैंने लिया है। ये है नंबर हमारे पास। ये नंबर हमें बताता है कि टेबल कौन सा हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, 2 का, 3 का, 4 का या कौन सा। ठीक है। यहाँ पे फंक्शन के अंदर ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये बता रही हैं ये फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन की बॉडी के अंदर हम सबसे पहले हम अपनी जो है वाइल लूप को स्टार्ट करने से पहले हम इनिशियल वैल्यू देंगे। वाइल लूप में सबसे पहले जो है इनिशिएटर देते हैं। तो ये काउंट जो है ये हमें बताएगा कि हमारा टेबल स्टार्ट कहाँ से होगा। 2 1 2 या फिर 2 2 4। अगर काउंट 1 है तो इट मीन्स के हमारा टेबल स्टार्ट होगा 2 1 2। अगर यहाँ पे मैं 5 कर दूंगी तो ये 2 5 10 से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। तो ये इनिशियल वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है ये सिंपल, एक मैंने एको टेबल ऑफ नंबर लिखा है। ये एक सिंपल हमारे पास हेडिंग होगी और ये हर टेबल के स्टार्ट में आएगी। ये जस्ट एक बस हर टेबल के स्टार्ट में आएगी। ये ऊपर लिखा होगा टेबल ऑफ, और आगे जिसका भी टेबल होगा वो टेबल का जो है वो नंबर प्रिंट हो जाएगा साथ में। यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होगा वाइल। ठीक है। इनिशिएटर हमने ऊपर दे दिया है। उसके बाद हमारी कंडीशन है। ये कंडीशन में मैंने लिखा है काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, कि हम अपना टेबल कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं। 2 10s are 20 तक प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे टू टू 15 कर दूं तो 2 का टेबल 1 से लेके 2 15s तक प्रिंट होगा। अगर मैं 20 कर दूं तो 2 20 तक प्रिंट होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक है मेन, जो हमारे पास आउटपुट शो होगी सेम जैसे उस दिन किया था। तो आउटपुट में हमारा जो भी नंबर के अंदर हमारा टेबल होगा, चाहे वो 3 का हो या 4 का हो,
वो 4 मल्टीप्लाई होगा काउंट से। काउंट हमारे पास हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो नंबर होगा। जब वो टेबल उस काउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें आउटपुट मिलेगी। उसके बाद ये एको के अंदर हमारा फॉर्मूला है कि हमारा टेबल नंबर किस काउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और आउटपुट क्या आएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास ये काउंट टू क्रॉस काउंट जो है वो कौन सा नंबर होगा, किस तरीके से जो है ये आगे 1 के बाद 2 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा। तो वो यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर वही काम करता है, ये 1 1 1 नंबर ऐड करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने टेबल नंबर जो है वो हमने लिया 3, यानी कि 3 का टेबल हम करवाना चाह रहे हैं। तो 3 के साथ जब हम 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आउटपुट में हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, कंपाइलर को, कि आगे हमने 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कराना है या किसको मल्टीप्लाई कराना है। तो वो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 के अंदर 1 एक और ऐड करेगा तो 2 आ जाएगा, तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जार 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक और इंक्रीमेंट लगाएगा तो 3 की जगह 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 3 जार 6 आ जाएगा। इसी तरह से ये एक एक ऐड करता जाएगा और ये हमारे पास होता जाएगा। अब यहाँ पे हमारी वाइल लूप कंप्लीट होगी और ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा फंक्शन का काम हो गया। अब हमें हमारे पूरे जो है टेबल में कभी भी अगर हमें जरूरत होगी फंक्शन को कॉल करने की तो जस्ट मैं लिखूंगी टेबल ऑफ, यानी कि ये है हमारे पास फंक्शन का नेम। उसके बाद ये हमने पेरेंथेसिस में हमने लगा दिया है टेबल का नेम, यानी कि ये हमारा एट्रीब्यूट है नंबर जो हमने NUM ऊपर दिया था। ये मैं टेबल लिखवाना चाह रही हूँ 3 का, तो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 का टेबल प्रिंट करवा देगा। अब उसके बाद मुझे जब जरूरत पड़ेगी 5 के टेबल पे की, तो मैं सिर्फ जस्ट फंक्शन का नेम और टेबल लिख लूंगी। इसी तरह से आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो जस्ट मुझे फंक्शन का नेम कॉल करना पड़ेगा। जी सर। जी, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बिल्कुल भी समझ ना आई हो या जिसका कोई छोट बेसिक सा डाउट हो इसके अंदर कि ये कैसे काम कर रहा है और हमने कैसे किया इसको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए अपने अंदर और पूछें। अगर आप में से किसी को भी इस चीज़ की समझ ना आई हो, किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरे टेबल के साइड से तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरा जब ये बी आर टैग यूज करता हूँ ना तो वो मेरे बी आर टैग एज इट इज प्रिंट हो जाता है। लाइंस वो लाइन नहीं आती दूसरी। जी, अच्छा, वो ऐसे है कि अभी हम लोगों ने PHP का सर्वर HTML के साथ यूज नहीं किया, वो एक आगे की चीज है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई। उसमें ये होगा कि फिर हम PHP को HTML के अंदर लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो HTML और HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP इकट्ठी रेंडर हो रही होगी। तो अभी तक आप वो नहीं कर रहे, तो इस वजह से वो BR जो है उसको HTML नहीं पढ़ रहा। तो वो उसको सिंपल एक इंग्लिश स्ट्रिंग स्ट्रिंग समझ रहा है। तो उसका हल ये है कि आप वहां पे फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश एन यूज करें तो वो न्यू लाइन के अंदर ले आएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो थैंक यू। यानी कि वहां पे अभी आपकी HTML जो है वो काम नहीं करेगी, आपको सिर्फ PHP के अंदर लिखना पड़ेगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गई है? चले मैं किसी से पूछता हूँ कि वो इसी चीज को एक दफा एक्सप्लेन कर दे। सर वकार, आप हमारे साथ मौजूद हैं? वकार गुल। ओके। सर यसूर, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके। सर यस्तूर, आप फिर बोले ना माइक से ताकि हम मैं आपको ये कह सकूं, या आपका माइक नहीं चल रहा? ओके। सर फहद, आप हमारे साथ मौजूद यस सर। हैं? आप इस चीज़ को समझाना चाहेंगे? मैम थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दीजिएगा। ओके सर। जी। जी, आप समझा दें, एक दफ़ा रिपीट कर दें। सर ये फंक्शन हमने दिया है कि जिससे हम कोई फंक्शन में जो भी हम वैल्यू लिखें वो उसका टेबल चल जाए। तो हम फंक्शन टेबल टेबल ऑफ फंक्शन बनाया है जिसमें हमने आर्गुमेंट दिया है एक वेरिएबल नाम। हम फंक्शन कॉल में जब भी कोई पैरामीटर देंगे तो एज आर्गुमेंट जाएगा, डॉलर नम में वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने काउंट का जो जिससे हम
जिस वैल्यू को हम आइट्रेट करेंगे 1 2 3 4 टेबल में होता है ना कि 2 1 जार 2 2 2 जार 4, हम वो एक वेरिएबल बना देंगे ताकि हम उसे लूप चला के उसे आइट्रेट कर सकें। फिर सर वाइल लूप में ये जब तक काउंट लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक ये टेबल चलता रहेगा, तब तक इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। जैसे यहाँ काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो पहले 1 है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4 और सो ऑन, जब तक ये काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10 वाली कंडीशन पास नहीं हो जाती। तो ये सिंपल आउटपुट में नम जो हमारा पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास हो के इस टेबल ऑफ के डॉलर नम में आया था वो होगा, वो कांस्टेंट रहेगा और काउंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इस तरह आउटपुट आउटपुट की वैल्यू सर चेंज होती रहेगी। एको में आउटपुट चेंज होता रहेगा और काउंट वेरिएबल ऐसे फर्स्ट आइट्रेशन में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रिंट होती रहेगी। और ऐसे फंक्शन चलता रहेगा, जो भी हम पैरामीटर देंगे वो उसका टेबल चल जाएगा। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मैंने ना अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया है उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज स्किप करवाई थी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो था वार्डम। ठीक है। और वार्डम, जी, जस्ट 1 सेकेंड, ये लोड हो जाए। ओके। ऐसा है कि PHP के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन फंक्शन और उसका नाम रखा माई फन। माई फंक्शन पूरा रख देते हैं। और मैंने उसके अंदर लिखा कि एको हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और मैंने इसको एंड कर दिया, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं करूंगा माई फंक्शन, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर कोई भी नहीं दिया हो, तो मैंने इसको कॉल इस तरह से मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। मैं इस पर 1 मिनट कॉमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैंने ये ना, जस्ट 1 सेकेंड, लाइन 17। ओके, आई एम नॉट श्योर कि इशू कहाँ पे है। जी। ओके, मैंने PHP एंड नहीं की भाई। ये याद रखिएगा कि ना, PHP का क्लोजिंग टैग जो है वो लगाना होता है। ओके। तो मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, उसने मुझे ये प्रिंट कर दिया, और ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये सेल्फ डिफाइंड फंक्शन है या यूजर डिफाइंड है, जो कि मैंने डिफाइन किया है। मैंने खुद इसको बनाया है। ये मैंने फंक्शन बनाया और ये मैंने इसको नीचे कॉल कर दिया है। या मैं इसको एक दफा फिर दोबारा से कॉल करूँ तो मैं इसको दोबारा भी कॉल कर सकता हूँ। और ये मैंने बनाया फंक्शन। राइट, तो इस चीज को जहन में रखिएगा। लेकिन PHP हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी देता है, जो कि हम बेशुमार ऐसे फंक्शन है जो वर्डप्रेस के अंदर यूज कर रहे होंगे। उन बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर एक फंक्शन PHP का ये है, वार्डम। ठीक है। कि जैसे, अब ये 2 दफा एंड हो रहा है फिर एरर देगा। अच्छा, एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है। या हम इसको एक्स नहीं करते जी, चलो ठीक है, इसको एक्स ही रहने देते हैं कि एक एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कुछ स्टोर किया हुआ है। तो अब हम वार्डम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर हम अपना एक्स वेरिएबल दे देते हैं, और जब इसको रन करते हैं तो ये हमें ये बताएगा कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है। यस सर। और एक और मैंने बनाया वेरिएबल जिसके अंदर मैंने रखा दिस इज अ स्ट्रिंग। और फिर मैंने वार्डम को दोबारा से कॉल किया इस फंक्शन को कि मुझे इसकी टाइप नहीं पता चल रही, या मैं सिर्फ चेक करने के लिए, तो ये मुझे आके बताएगा कि इसकी टाइप क्या है। जी। ओके, आई एम नॉट श्योर कि इसने प्रिंट क्यों किया है। जी ठीक है। उसने ये बताया है कि ये स्ट्रिंग है। आई थिंक उसने उसके करेक्टर्स बताए हैं, मे बी, या आई थिंक उसने करेक्टर्स बताए, उसकी टाइप बता दी कि ये स्ट्रिंग है, साथ में उसको प्रिंट कर दिया, तो उसने इसमें भी ये किया। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ फंक्शंस वो होते हैं जो हमने बनाने होते हैं, और कुछ फंक्शंस वो होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। तो कोई इस चीज को एक दफा रिपीट कर दे कि सेल्फ डिफाइंड फंक्शन में और यूजर डिफाइंड फंक्शन में, सॉरी, बिल्ट इन फंक्शन में और यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सर जो बिल्ट इन फंक्शन सर होते हैं वो यूजर डिफाइंड ऑलरेडी फंक्शंस वो होते हैं जो
जी। और जो यूजर डिफाइन होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, कोई भी उसका नाम हम रख सकते हैं, लेकिन जो बिल्ट इन होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, वो हमें सिर्फ कॉल ओके। करने होते हैं। जी जी। जी मैम। जी आप बता रही थी, आप ही बता दें। कि बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे लाइब्रेरी में पहले ही पड़े होते हैं, बिल्ट इन हुए होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र डिफाइन करता है, खुद से फंक्शन बनाता है और उनको ऐड करता है अपने कोड में। एग्जैक्टली। किसी को समझ ना आई यूजर डिफाइंड में और बिल्ट इन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सर वैसे इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं कि मैंने पाइथन के अंदर देखा था जी कि क्लास जी। जो जी। होती है ना, एक बनाई जाती है और उसके अंदर जो है ना हम लोग अपने मेथड जो है उनको डिफाइन करते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन जी। और होते हैं और मेथड्स और होते हैं। तो मेथड्स कहा जाता है मेरे ख्याल में, जो कि हम खुद डिफाइन करते हैं, नई तरीके से बनाते हैं। जैसे कि अब कोई ओके। प्रिंट कर दे कोई चीज़, ठीक है, जैसे कि एक फंक्शन है, अगर हम मेथड बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि प्रिंट कर दे कोई चीज़, दिस इज द वैल्यू, जो जो भी है। उसके बाद फिर हम उसको फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये बेसिकली ये मेथड होता है। बस इतना समझता अच्छा, हूँ। आप बता सकते हैं फंक्शन में और मेथड में डिफरेंस क्या होता है? सर मेरे ख्याल में जो मेरी अकल कहती है वो ये कि जो फंक्शन होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, कि किसी भी क्लासेस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस के लिए बनाए हुए होंगे, ठीक है, और ये जो दूसरे मेथड्स होते हैं उनको हम खुद बनाते हैं। लॉजिक्स वगैरह जितने भी हम खुद देते हैं तो उनको मेथड्स कहते हाँ हैं। जी। एक्चुअली ऐसे है कि आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़े नहीं है। तो मैं सिंपल राइट एक सर। बात बता रहा हूँ कि वो फंक्शन जिनको हम खुद बनाते हैं उनको हम फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और जो बने यस बनाए सर। फंक्शन होते हैं जैसे var dump है, उसको हम बिल्ट बिल्ट इन इन फंक्शंस कहते हैं। तो मेथड मेथड और फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर आप उस चीज को भी समझना चाहते हैं तो। अच्छा। यस सर। अच्छा, अब ये चीज देखिएगा कि एक नई चीज, नया कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो मैंने पहले जानबूझ के स्किप किया था। मैं चाहता था कि ना आप इसको देख जब करें तो उसके साथ एक फॉर ईच लूप होता है पीएचपी के अंदर, हम उसको भी करें। तो ऐसे है कि हमारे पास है एक वेरिएबल है कार, और उसके अंदर मैंने रखी है मेहराब। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एक और वेरिएबल है, चाहे इसको हम कार वन कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट में हम नंबर नहीं ऐड कर सकते, एंड पे हम वेरिएबल के नाम में नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कार वन कर दिया, या मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब मैंने रख दिया कार टू। तो कार टू मैंने रख दी, ऑडी रख दी। ठीक है, ये सिर्फ नेम्स हैं, इनसे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो हम चीज समझने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। या कोई भी रखती सुजुकी। ठीक है, तो अब ऐसे है कि अब हमारे पास 50 एग्जाम्पल ले लें। आपके पास 50 ऐसी कार्स हैं जिनको आपने वेरिएबल्स में स्टोर करना है, और आपको उनको यूज करना पड़ेगा। तो ये 50 वेरिएबल्स बनाना जो है ये काफी एक डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक और डाटा का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, और इसका हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम अरे। ठीक है, तो अरे के अंदर क्या होता है कि आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स एक ही एक ही नाम से स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 कार्स थी, तो मैं इसको अरे में कैसे स्टोर करूंगा? मैं लिखता हूँ कार, और पीएचपी का सिंटैक्स ये है अरे, और इसके अंदर मैंने लिखा पहले मेहरान, कॉमा, बी चलें, ऑडी, कॉमा, मैं इसको सेम रखने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, सुजुकी। और मैंने इसको क्लोज कर दिया और एंड पे मैंने कॉमास लगा दिए। तो ये जो मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किए थे उनकी निस्बत हमारे पास एक ही वेरिएबल के अंदर जिसका हमने नाम कार रखा, उसके अंदर वो चारों वैल्यूज, 3 वैल्यूज स्टोर होगी। ठीक है, अब हम जो वार्ड अप फंक्शन है वो पहले ये बताता है कि उसका साइज क्या है। ठीक है, लाइक अगर हम उसको अरे के ऊपर कॉल करेंगे तो उसका पहले साइज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले हमने स्ट्रिंग पे कॉल किया था, फिर उसने उसकी टाइप बताई, साइज बताया, और उसको आउटपुट में प्रिंट कर दिया। ये वार्ड अप फंक्शन करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि इसी के ऊपर वार्ड अप कॉल कर दें। तो पहले उन्होंने अपनी अरे बनाई हुई थी, मैंने उसको चेंज कर दिया है। तो
just a second. Okay, now that is a problem. सर वो नीचे कार्ड्स null. कॉल हुआ ऊपर कार्ड। Okay, exactly. बिल्कुल, अगर हम नेम उसका चेंज कर देते हैं तो उसमें एरर आ जाता है। जी ठीक है। ये समझ आ रहा है सबको कि ये क्या हुआ है? बल्कि ऐसा करें, कोई एक्सप्लेन कर दे कि अरे क्या होती है, पहले अरे क्या होती है, फिर हम अरे को क्यों यूज करते हैं, और यहाँ पे ये इस तरह वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा है। ये तीन चीजें को एक्सप्लेन कर दे आप में से कोई भी। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। जी जी। सर, अरे के अंदर हमारे पास एक ही टाइप के डाटा टाइप्स होनी चाहिए, या हम कॉम्बिनेशन भी राइट कर सकते हैं, स्ट्रिंग का, फ्लोट का और इंटीजर्स का? ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। हर लैंग्वेज जो है वो आपको डिफरेंट, उसके अंदर किसी के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है, किसी के अंदर आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता। आई थिंक पीएचपी के अंदर अगर आप यहाँ पे इंट लिख देते हैं, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है, मैंने काफी अरसे बाद पीएचपी जो है चेक किए, तो आप सिर्फ इंटीजर लिख सकते हैं, या अगर आप अरे लिखते हैं तो आप उसके अंदर किसी भी टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक दफा आपको चेक करके जरूर बता दूं। मेनली ये होता है कि हम सेम सेम टाइप का डाटा स्टोर कर रहे होते ओके सर, थैंक यू। हैं। जी। जी, आप में से कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको, क्या अरे क्या होती है और हम इसको क्यों यूज करते हैं, और ये आउटपुट में जो आया है ये क्यों आया है? अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता सर रिपीट करते हैं, मैं लेट ज्वाइन किया है लाइट की वजह से, प्लीज। हूँ। ओके। अच्छा, ऐसे है कि हमारे पास आपको पता है ना वेरिएबल्स क्या होते हैं? यस सर। देखिए, पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर की, एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर की, और एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर की। और इस तरह हमें लाइक 1,000 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं जिनके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी। तो इंस्टेड ऑफ नेमिंग देम ईच वेरिएबल, हम एक अरे नाम का एक डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्योंकि ये डाटा है हमारे पास। तो इसका हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम एक अरे कहते हैं, और इस अरे के अंदर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, और इसका एक ही नाम रख लेते हैं जिसको हम बाद में कॉल कर सकते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस चीज को हम अरे कहते हैं। और जैसे मैंने अभी वार्डम पढ़ाया था आप लोगों को कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्या करता है, सबसे पहले तो उसकी टाइप रिटर्न करता है, इसकी टाइप अरे है, फिर उसका साइज रिटर्न करता है, इसमें एक, दो और तीन एलिमेंट्स है, तो उसने तीन रिटर्न किए। उसके बाद आउटपुट में वो पूरा एलिमेंट देता है कि अच्छा, इंडेक्सेस पे बाद में आते हैं। जी, इतनी चीज के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके ग्रेट। तो कोई कोई समझाना चाहे कि अरे क्या होती है? सर, अरे डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम एक ही वेरिएबल में डिफरेंट एक से ज्यादा मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ओके। यस सर। और कोई? पहले हमारे पास होती है कलेक्शन ऑफ सेम डाटा सर ये टाइप। जीरो से स्टार्ट करता है? अरे जी जी सर, जी, ये जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो वन इंडेक्सिंग, टू अगर। इंडेक्सिंग की तरफ हम 1 मिनट में आते हैं, पहले ये समझ लें कि अरे क्या होती है। जी, सबको क्लियर है कि अरे क्या होती है? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? क्योंकि आपने इसको नो बहुत सर ज्यादा क्लियर। यूज करना है आगे। ओके। अच्छा, अब ऐसे होती है कि ना इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। सर जरा चैनल में बता दें कि यू जॉइन द मीटिंग एंड आई कैन टेक सम श्योर सर, क्वेश्चंस श्योर फॉर सर। स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग, कैसा जा रहा है ये कोर्स? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा जा रहा है कोर्स। जबरदस्त। तो हमारा भी यही मोटिव है कि आप लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो, और
इससे आप लोग ज़्यादा इम्पैक्टफुल बेनिफिशियल हो सके प्रैक्टिकली। तो कोई ऐसी फीडबैक, कोई ऐसी चीज़ जो हम इम्प्रूव कर सकें, या कोई ऐसा काम जो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें करते रहना चाहिए। जी सर, ये डेली असाइनमेंट्स वाला जो काम है वो बहुत अच्छा है। इससे हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। ये बहुत जो है अच्छी बात है कि हम सबको जो है खुद से जो है वो काम करने का मौका मिल रहा है। खुद से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। जबरदस्त। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स you should be able to take WordPress related assignments and projects on your own. जी सर, इंशाल्लाह। And it's a very big market also. तो कोई ऐसा साथी तो नहीं है जिसे मेरा नाम पता हो? Do I need to introduce myself? हैंड रेज कर सकती है। अच्छा, आप लोगों में से लिंक्डइन का प्रोफाइल किस किस का नहीं है? हैंड रेज कर दे वो लोग। जी सर, आपने क्या कहा? लिंक्डइन का प्रोफाइल किस किस का नहीं है या किस किस का है? हाँ, किस किस का नहीं है? किस किस साथी का प्रोफाइल अभी तक नहीं है लिंक्डइन का, या प्रॉपर नहीं है? अच्छा, जो लिंक्डइन का प्रोफाइल, आप आज की दुनिया में उतने ही एग्जिस्ट करते हैं जितना आप लिंक्डइन पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं है तो दुनिया को आपका नहीं पता चलेगा कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और आपको लिंक्डइन पे एक्टिव होना चाहिए। और आपको लिंक्डइन पे एक अच्छे तरीके से अपने ख्यालात एक्सप्रेस करने चाहिए, पोस्ट लिखनी चाहिए। तो इसमें मैंने एक बात गलत की है, वो ये है कि अच्छे तरीके से आपको लिंक्डइन पे पोस्टिंग करनी चाहिए। जब आप कंटिन्यूसली पोस्टिंग करेंगे तो आस्ता आस्ता वो अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरे इंटरनेट का इशू चल रहा था, इस वजह से लेट ज्वाइन हुई। सही। तो लिंक्डइन पे जो आप में से जो लोग रेगुलरली पोस्टिंग करते हैं, तो वो उस बंदे से बहुत आगे होंगे जो लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करता। और लिंक्डइन पे पोस्ट ऐसे करनी होती है कि आप आधे पौने घंटे में जो भी लिख सकते हैं लिख दो। ये कभी कोशिश न करें कि मैंने बहुत अच्छी पोस्ट करनी है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट कभी नहीं होगी। तो हमेशा आप ये सोचते रहेंगे मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं पोस्ट करूँगा। इट नेवर हैपेंस। तो क्वालिटी इज द एनिमी ऑफ सक्सेस इन दीज केसेस। तो इसी तरह जो क्लास में बोलना, प्रेजेंट करना, कभी वेट ना करें कि मैं पहले अच्छे तरीके से समझूंगा फिर बोलना शुरू करूँ। जैसा भी आता है उसे प्रेजेंट करें, बोलें, एंड लेट द अदर पर्सन करेक्ट यू। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स में ये शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो रहा होता है। पहली शॉर्ट कमिंग ये होती है कि अगर मैं गलत हुआ तो फिर क्या होगा, इस चीज से डर लगना। एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ फेलियर, जो बंदे को कभी आगे नहीं जाने देते। तो बंदा हमेशा कोशिश करता है कि
कोई और बंदा मुश्किलों को हैंडल कर ले, उसमें आराम से बैठा रहूँ, फिर उसमें ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप आगे नहीं जाते। तो आप इस क्लास में से कैरियर में सिर्फ वो लोग आगे जाएंगे जो बोलते हैं, जो नहीं बोलते उनका आगे जाना मुश्किल होगा, बल्कि मोस्ट केसेस में नामुमकिन होता है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि अगर आप इस कोर्स में नहीं बोलेंगे तो जब आप किसी इंटरनेशनल बंदे से बात कर रहे होंगे तो आपसे बात नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो इसीलिए एक्सप्रेस करना और ये आना कि एक्सप्रेस कैसे करना ये बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज ये खुद ही जाता है, जिस तरह को चलना खुद आ गया था, इसी तरह अगर आप लिखते हैं तो आपको लिखना आ जाएगा, अगर आप बोलते हैं तो आपको बोलना आ जाएगा। तो इसी तरह जो अभी हमारी हैकाथॉन आ रही है 10 जनवरी को, उसकी हम ट्रेनिंग भी करवाएंगे। तो जिन साथियों के पास टाइम है तो ट्रेनिंग में लाजमी जाएंगे और हैकाथॉन में लाजमी, क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोग होंगे, एक नया प्रोजेक्ट होगा, देखेंगे काम कैसे होता है। दैट इज अपॉर्चुनिटी कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करें, कोऑर्डिनेट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जो सर, ये जो आपने हैकाथॉन की बात की है, वो जैसे कि अब ये जो आ रही है हैकाथॉन, वो तो स्पेसिफिक लोगों के लिए, लेकिन हमें अगर उस जो है टेक्नोलॉजी में अगर नॉलेज नहीं है तो क्या हम फिर भी उसमें कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि सिंगापुर जा रहे हैं एक ABC कॉन्फ्रेंस में मुफ्त में, तो आप जाएंगे? कि आपको फ्री में सिंगापुर का 3 दिन का होटल स्टे मिल रहा हो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो विल यू गो करके? यस सर, डेफिनेटली। ऑफ कोर्स। तो ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वो चीज़ है। तो जब तक आपको मना ना किया जाए तो उसका मतलब है कि आपने उस चीज़ में जाना है। तो ये बिल्कुल भी किसी सर्टेन टॉपिक के लिए नहीं, ये हैकाथॉन जनरल थी, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब चूंकि हमारे बच्चों को मोस्टली कुछ भी नहीं आता होता, तो इसलिए उन्हें हर चीज़ लगती है कि ये हमारे लिए नहीं, ये किसी और डोमेन के लोग के लिए। तो दिस हैकाथॉन इज फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स। पहले तो आप जाए मीटिंग में, देखिए हैकाथॉन बुला किस चीज़ का नाम, समझिए उसको, फिर शोर में जाए मीटिंग्स में, फिर देखें प्रेजेंटेशंस कैसी होती हैं, इंटरनेशनल लोग बात कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आप उनके साथ नेटवर्किंग करेंगे लिंक्डइन पे, तो इस तरह के इंटरनेशनल कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम रेकमेंड करते हैं कि हर स्टूडेंट को कम से कम महीने में एक दफ़ा एक इंटरनेशनल इवेंट में जाना चाहिए, जो 2-3 दिन का हो। ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए इसमें, बस अगर 3 दिन का 3 दिन 2-2 घंटे काम करना, दैट्स है ना। और इतना ज़्यादा जाना चाहिए कि आप उसमें टीम लीड बनना शुरू हो जाए, प्रोजेक्ट लीडर बनना शुरू हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अगर आप हैकाथॉन में नहीं जाएंगे तो आप कभी भी जिंदगी में अगली स्टेज पे नहीं जाएंगे। तो आपका स्कॉलरशिप कभी नहीं हो सकेगा अमेरिका, अगर आप हैकाथॉन में नहीं जा रहे। क्योंकि जब अमेरिकन प्रोफेसर जूम पे आपका इंटरव्यू शुरू करेगा तो आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी और गला बंद हो जाएगा और आवाज़ कांपना शुरू हो जाएगी। तो जो हैकाथॉन्स हैं, हम इसमें इन चीज़ों पे काम करते हैं कि हाउ टू टॉक टू इंटरनेशनल पीपल, how to perform under pressure, how to convey your ideas, how to listen to others. तो कोई साथी है यहाँ पे जो हैकाथॉन में गया हो, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि उससे क्या फायदा हो, जो रिसेंटली किसी हैकाथॉन में गया हो? सर, मेरा ये फर्स्ट कोर्स है आई कोड गुरु में, तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि आप किसी कॉन्फ्रेंस या किसी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? अच्छा, हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे हैकाथॉन के वेबिनार्स पड़े हैं,
हैकाथॉन सर्च करके आपको मिल जाएंगे। हैकाथॉन 3 दिन का इंटरनेशनल इवेंट होता है जिसमें इंटरनेशनल टीमें बनती हैं, जिसमें आप इकट्ठे बैठ के 3 दिन में प्रोडक्ट पूरे का पूरा बनाते हैं, राइट फ्रॉम द डिजाइन आइडिया टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन टूवर्ड्स द फाइनल प्रेजेंटेशन। और ये सब कुछ अपने घर से करना होता है वर्चुअली, और ये फ्री होता है, और अगर आपको अवार्ड मिल जाए तो वो बोनस हो जाता है। ओके जैसे सर। अभी हमारा एडवेंट ऑफ कोड कंपटीशन खत्म हुआ है, तो उसमें हमारे तकरीबन 100 स्टूडेंट्स गए थे, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपटीशन ऑन द प्लेनेट। तो इसमें 4 लोग वो थे जो एफएससी कर रहे हैं। अब वो एफएससी वाले भी कह सकते थे कि ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारी मदर्स थी। इसमें इसमें इस दफ़ा नेचुरल साइंस के लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ज़्यादा थे, कंप्यूटर साइंस वालों से। तो जो लोग गए हैं, अगर आप किसी से पूछें तो दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। जो इस इवेंट से पहले थे उसमें और उनकी पर्सनैलिटी में अभी बहुत फर्क आ चुका होगा। जो साथी गया एडवेंट ऑफ कोड में, वो शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस, एक ऐसी लर्निंग हुई है। एनीवन? डॉक्टर साहब, मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो अगर मैं एग्जैक्ट कंपटीशन से पहले बोलूँ तो मुझे जस्ट ये पता था कि हमारे जो सिंटेक्स होता है ये प्रोग्रामिंग होती है। वहां जाके इन एक्चुअल ये पता चला कि जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सर पे पड़ती है ना, तो सिंटेक्स वगैरह कोई काम नहीं आते। जब तक आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी ना हो तो उन्हें का फायदा होता है। और इस इवेंट में ये फायदा होता है कि आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग डे बाय डे बेहतर होती जाती है। एट द एंड हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो गए थे जो शायद हम अपने एडवांस होके भी ना सोच सकते। तो फायदा तो बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान जो इतना पीछे है टेक्नोलॉजी में, उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि पाकिस्तान ऐसे कंपटीशंस में नहीं जाते स्टूडेंट्स, उन्हें पता ही नहीं कैसे अच्छा उनमें काम डॉक्टर कैसे होता है। साहब, अक्सर औकात हमारे जैसे जो टीचर्स होते हैं वो भी तो यही कहते हैं ना, देखो ये तो अलग काम है, ये तुम्हारे इंडस्ट्री में काम नहीं आएगा। तो फिर बच्चे भी और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, हालांकि यही चीजें ज्यादा काम आने वाली होती है। जैसे आप अक्सर बात करते हैं, पहले मैं इस बात से डिसएग्री करता था कि जैसे फ्रेमवर्क्स वगैरह हमारा काम आसान करने के लिए होते हैं, लेकिन एट द एंड फ्रेमवर्क्स भी तो हम जो डिजाइन करते हैं उनको पता होगा लॉजिक्स का, कॉम्प्लेक्सिटीज का, तभी तो वो कोई एफिशिएंट या अच्छा सोल्यूशन बना के देंगे। तो किसी के बने हुए सोल्यूशन पे काम कर लेना कोई बड़ी बात थोड़ी होता हाँ बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। हाँ, यही वो चीज़ें एक्चुअली जिस पे हम आईकोड गुरु पे फोकस करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें एकेडेमिया में रह गई हैं तो उनको ट्रेंड में लेके आया जाए, स्पेशली जो है अपने कंट्री में, क्योंकि जो गैप है बिटवीन somebody who performs at इंटरनेशनल लेवल और जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट है, वो बहुत थोड़ा सा गैप है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो 2-4 महीने में कवर हो जाता है। तो अभी कल परसों हमारे एक स्टूडेंट जो अभी अमेरिका आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जीपीए 4 लिया, और पाकिस्तान में उन्होंने कभी अच्छा जीपीए नहीं था लिया। तो और वो है भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो उनसे पूछा कि भाई आपको क्या कहते हैं, किस चीज़ ने इस काबिल बनाया कि आप अमेरिका में इतना अच्छा परफॉर्म करें। तो उनका जवाब ये था कि एक लीड कोड। तो कहते हैं लीड कोड इज द नेम ऑफ द गेम। आप इतने अच्छे प्रोफेशनल है जितना अच्छा लीड कोड आपको आता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा कोर्सेज में। और दूसरा हैकाथॉन्स, कि वो हैकाथॉन में जाते थे, वहाँ जाके कुछ हैकाथॉन्स में आपको अच्छी टीम मिलती है, वो भी एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ हैकाथॉन में आपको पूरी टीम मिलती है, वो भी एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ हैकाथॉन में बाकी लोग इतने नालायक होते हैं कि आप टीम लीड बन जाते हैं। कुछ हैकाथॉन्स में बाकी लोग बेहतर होते हैं तो आप एज अ टीम मेंबर काम करते हैं। तो ये जो आपका क्या कहते हैं ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतनी स्पीड से होता है हैकाथॉन से, दैट इज अमेजिंग। यानी कि मेरे ख्याल में जो 3 महीने की इंटर्नशिप में लर्निंग होती है ना, उससे ज़्यादा लर्निंग 3 दिन की हैकाथॉन में होती है, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है पूरे पूरे प्रोडक्ट पे काम करने की, जो कि इंटर्नशिप में नहीं मिलती कभी।
क्योंकि जो जी आजिफ भाई ने वही अब सेशन में ही बताया था ना कि उन्होंने C++ बिल्कुल में पूरा न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट किया था। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आज अपनी टीचर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा C++ में कौन करता है, आप केरास और टेंसर फ्लो करें तो ये हमारा काम नहीं होता। तो उससे आई कैन से ये हाँ चीजें बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हाँ ये यही डिफरेंस है कि हाँ बिल्कुल, मैं जो खुद न्यूरल नेटवर्क का काम करता हूँ मैं खुद C++ में करता हूँ। तो क्या कहते हैं जी, माज आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जरा क्या बोल रहे सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो है मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ यूईटी के अंदर। तो अभी हमारा डीएसए का कोर्स है इस सेमेस्टर के अंदर, और मतलब मैं आपको काफ़ी देर से फॉलो भी कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि डीएसए पे फोकस करना चाहिए, और मतलब मैंने अभी इरादा बनाया कि लीड कोड वगैरह पे मैं फोकस करूंगा ताकि मैं किसी अच्छी कंपनी यानी गूगल वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम उस लेवल का लीड कोड कर लेते हैं, मतलब अच्छे लेवल का, तो उसके बाद हम आफ्टर द ग्रेजुएशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं गूगल के अंदर, या उसके पहले हमें कुछ और प्री रिक्वेस्ट है उसके? हैं? बिल्कुल ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं अपने कैरियर काउंसलर के वेबिनार्स, 4 वेबिनार हैं, तो उसमें सीखें ये काफ़ी। हाँ इसमें और सारे स्टेप्स भी हैं, तो लेकिन मैं समराइज कर देता हूँ कि गूगल में जाने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि बाकी दुनिया से लोग गूगल में कैसे जाते हैं मोस्टली। व्हाट इज़ द कॉमन वे टू गो टू गूगल या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट में। तो जो मोर देन 99% लोग हैं वो जाते हैं पहले MS की स्कॉलरशिप पे अमेरिका, और उसके बाद वो गूगल ज्वाइन करते हैं। तो उसके 2 रीजन हैं, एक तो ये कि MS का स्कॉलरशिप सबसे आसान है लेना, आपको आसानी से मिल जाता है, और दूसरा ये है कि आप अमेरिका में जब आप आते हैं अमेरिका में MS करते हैं तो आप एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनल बनते हैं जो गूगल में सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो हमारी अपनी एजुकेशन होती है उसमें रगड़ा उतना नहीं मिलता, उसमें एक्सपोजर उतना नहीं होता, प्लस कल्चरल डिफरेंस। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई गाँव का बंदा है वो कहे मैं अब कराची चला जाऊंगा और कराची में जाकर सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर लूंगा क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है। तो वो कल्चरल डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंफर्टेबल काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप 6 सेमेस्टर से पहले पहले गूगल की इंटरव्यू की लीड कोड की तैयारी पूरी कर लें, तो 300-400 सवाल हैं 3 गूगल की लिस्ट में, और उसके बाद IELTS और GRE करें और 7th सेमेस्टर में अप्लाई करना शुरू करें अमेरिका के लिए। और ताकि जो ही आपका 8th सेमेस्टर खत्म हो तो 2 महीने बाद अमेरिका में मास्टर स्टार्ट करें। तो मतलब 7th सेमेस्टर से लेट होते हैं अप्लाई करने में, 9 साल से हो जाए। तो सर जो ये बाहर की स्कॉलरशिप होती है अमेरिका वगैरह की, ये फुली फंडेड भी होती है या करना पड़ता है आपकी इसके लिए? आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जो हमारी बाहर मास्टर्स करना है, तो उसके लिए हमें जो है फुली फंडेड होता है या हमें पे भी करना पड़ता है? हाँ अमेरिका में इस वक्त आपको MS PhD करने के लिए महीने का $2000 स्टाइपेंड मिलता है, और आपको जेब से 1 रुपया नहीं लगाना पड़ता। अमेरिका में MS PhD बिल्कुल फ्री, और अमेरिका में लाखों स्कॉलरशिप होते हैं हर साल। तो ये बात मैंने एक्सप्लेन की है अपनी कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स में, तो वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में अमेरिका आने के लिए आपको 1 रुपये की जरूरत है। सर वो सेशन का लिंक कहाँ मिलेगा कि आप बात कर रही हैं? सिलेक्ट पूछना। ओके सर मैंने चैट में शेयर कर दी। हाँ चैट से देख लें। सर जुबैर ने शेयर कर दिया। जुबैर थैंक यू वेरी मच। जी सोहेल आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मेरा सवाल ये है सर कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, और यानी कि मैंने मास्टर्स किया था इस्लामिक स्टडीज़ में, और विच इज़ अराउंड 8 years बैक, और एज मेरी 42 है सर। तो क्या मैं इस चीज़ को परस्यू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जो हमारे हिसाब से सीनियर स्टूडेंट अमेरिका हैं उनकी एज थी 55 स्कॉलरशिप पे। राइट सर। 40s में तो काफ़ी सारे आए हैं, तो ये परस्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके लिए राइट ट्रांजिशन क्या है।
तो ये हम सर ऑफलाइन मैं डिस्कस कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल में कि क्या आप अपॉर्चुनिटीज है। तो सर मैं इसको फिर कहाँ पे डिस्कस करूँ, प्लीज़ अगर आप मुझे बता सकें। हाँ, आप ऑफलाइन सर जुबैर के साथ डिस्कस कर लें। ठीक है। सर जुबैर के साथ कर लूँ, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, स्लैक में करें या फोन पे बेशक कर लें राइट सर। या बहुत व्हाट्सएप पे कर लें। बहुत शुक्रिया राइट। सर। जी जज़ाकल्लाह। ये भी एक और भी हैंड रेस था। तो ये बात याद रखिएगा कि जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। ये बिल्कुल इसी तरह अगर आपने क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट होना हो तो जो ट्रायल देने हैं वो नॉर्मली वो बता देता है जो 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, रोजाना कोच के साथ क्लब लेवल पे खेल रहा हो, फर्स्ट क्लास खेल रहा हो। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने भी क्रिकेट नहीं सीखी और वो पूछे यार मैंने क्रिकेट का ट्रायल देने कहाँ हो। तो इसी तरह जब अपने MS PhD या इन बड़ी कंपनीज में जाना है तो इनमें अप्लाई करना सबसे लास्ट स्टेप होता है। उससे पहले आप इस काबिल हों कि आप इंटरनेशनली compete कर सकें। तो उसके लिए जो स्टाइल है, जो हम रोड मैप देते हैं वो ये है कि आप महीने में कम से कम एक इंटरनेशनल इवेंट में जाएं ताकि आप आस्ता आस्ता इंटरनेशनल लोगों के साथ आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना शुरू हो और आपका प्रोफाइल भी बनना शुरू हो, प्रोफेसर को लगे कि आप वाकई बाकियों से ज़्यादा एनर्जेटिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्या कहते हैं आपका लीड कोड पूरा हुआ हो, यानी कि लीड कोड में आसान तरीका ये है अगर कि आप हमारे किसी भी सेशन में आते हैं जिसमें लीड कोड हो रहा है तो आपका लीड कोड होता है और प्लस क्लासों में प्रेजेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप क्लासों में आना प्रेजेंट नहीं करते तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे प्रेशर की वजह से, अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं होगा। जी असद भाई आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या कोई और साथी कुछ करना चाहें ऐड करना चाहें तो प्लीज स्पीक अप, दिस सेशन इज फॉर यू टू स्पीक। आपकी ये बात तो बहुत अच्छी है कि जब पार्टिसिपेट करते हैं ना तो आपको सिर्फ अपने व्यू से हटके बाकी लोगों का भी व्यू पता लगता है कि हम एक प्रॉब्लम को कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इवन डेटा स्ट्रक्चर उसमें बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलता है क्योंकि मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आपको पता ही हमें प्रोग्रामिंग किस तरह की पढ़ाई जाती है। तो उसके बिल्कुल। बाद भी अगर मुझे चीजें समझ में आ रही हैं तो अगेन ये जो डिस्कशन हो रही होती है जो आपके मॉडरेटर्स करा रहे होते हैं तो काफी हद तक उससे फायदा है। पहले मैं समझता था कि स्ट्रक्चर होता है ना, पहले आप लोगों को थ्योरी पढ़ानी चाहिए, लेकिन अब जब मैंने पाथ फॉलो किया ना तो मुझे इस वाले पाथ का ज्यादा फायदा हो रहा है कि चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आ रही। क्वेश्चन अब ऐसा होता है बाज दफा तो एक लाइनर में ही बहुत एफिशिएंट कोड की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो अगेन ये उसी प्रैक्टिस में, हालांकि अभी मेरे कोई 17 या 18 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन एक अच्छी खासी सेंस डेवलप होना शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हम कोशिश करें कि हम उसी तरह वही पाथ फॉलो करें जो कोई ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ने डेवलप किया हुआ है। जिस तरह इंसान चलना सीखता है बोलना सीखता है तो उसमें कोई प्रीरेक्विजिट नहीं होता। तो और प्लस नॉलेज एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप बाकियों से कोलैबोरेट कैसे करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो वो सारी की सारी बातें इंसान को आना शुरू होती है जब इंसान खुद बोलना शुरू करता है, खुद खुद प्रेजेंट करना शुरू करता है, वरना कभी नहीं आएंगे। तो ये चीजें कोशिश करें कि कैरियर में जितनी जल्दी आप लोग सीधी कर सके उतना फायदा होगा। जी मोइस। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब ये कितना होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डिग्री हमारा। आपकी आवाज गायब हो जाती है यार। मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डिग्री हमारा सीजीपीए कितना होना चाहिए, मतलब एक अच्छा सीजीपीए कितना होना चाहिए। 3.5, 3 से ऊपर होना चाहिए। 3.345 वो ठीक है।
ओके सर। और इसके साथ महीने में एक इंटरनेशनल इवेंट होना चाहिए, हर महीने कंसिस्टेंटली। और उसके साथ आपने हाई कोर्ट गुरु के कम से कम 50 के लेक्चर दिए हों जो कि रिकॉर्डेड हों सारे के सारे। सही है सर। ओके। सही है, आपका सीवी अच्छा लगता है क्योंकि जीपीए 4 तो बेशुमार लोग होते हैं, नो बडी केयर्स अबाउट जीपीए 4। तो जीपीए 4 लेने के चक्कर में, अच्छे जीपीए लेने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाकी स्किल सेट पे फोकस नहीं करते, तो बाद में उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो कैरियर में नॉर्मली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि हर बंदे को मिलती है, लेकिन जो मेजोरिटी लोग हैं, मेजोरिटी में 99% लोग, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं होते। तो कोशिश करें कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उससे पहले रेडी हो चुके हो। मसलन लेट्स सपोज कि आज गूगल के लिए हायरिंग हो रही हो और आप लोगों का सीवी गूगल के रिक्रूटर की नज़र में आए, तो कितने लोग हैं जिनका सीवी इस काबिल है कि वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएं? दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। और उससे पहले भी ये नॉलेज कि सीवी में क्या होना चाहिए कि कोई भी रिक्रूटर जो है वो यूएसए या यूरोपियन या इंडियन स्टूडेंट को छोड़ के आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करे। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में कोई अच्छी कंपनी हायरिंग कर रही हो और एक युगांडा के बंदे का सीवी आ जाए, तो रिक्रूटर के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि उसे शॉर्टलिस्ट करे, क्योंकि एवरीबॉडी विल रेज क्वेश्चन व्हाई दिस गाय, जब 100 और सीवी पड़ा हुआ है अच्छी यूनिवर्सिटीज का, अच्छी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का। तो इसी तरह जब कोई अमेरिकन आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करता है तो उससे भी 100 का जवाब देना पड़ता है कि भाई आपके पास हजारों सीवी पड़े हुए हैं, आपको बीच में से एक पाकिस्तानी का सीवी क्यों नजर आ रहा है, इस सीवी में क्या खास बात है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सीवी में क्या खास बात है जिसकी बेस पे शॉर्टलिस्ट होगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर दुनिया के किसी और बंदे को भी नहीं पता। सर मेरा एक क्वेश्चन तो चलो पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। सर आप अक्सर कहते हैं कि हमें हैकाथॉन्स में जाना चाहिए और वहां जाके जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर हैकाथॉन में जाने के लिए तो हमें कोई स्किल चाहिए होगा ना जिसकी बेस पे हम लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, तो अगर मैं आपको, अभी मैंने ये 2 दिन पहले ही बात की थी कि अगर मैं आपको सिंगापुर के कॉन्फ्रेंस में लेकर जाना चाहूँ फ्री में, तो आप जाएंगे? या मेरे से पूछेंगे कि पता नहीं, नहीं नहीं मैं अभी छोटा हूँ, मुझे भी स्किल नहीं आता, क्या करेंगे आप? जाऊंगा सर। हाँ, तो जाऊंगा हैकाथॉन जाए यही सर। चीज है। हाँ, तो हैकाथॉन यही चीज है ना कि आप दुनिया के इंटरनेशनल टैलेंट के साथ काम कर रहे हैं। हैकाथॉन में जाना ही इसलिए है कि सीखना है, कि बात करना है, सीखना है। जिसे कुछ नहीं आता वो जाके ये देख लेगा कि हैकाथॉन काम कैसे करती है। दुनिया में कोई ऐसी सही है सर ऑर्गेनाइजेशन समझ नहीं है गया। जो आपको हैकाथॉन के बारे में सिखाती है। सही है, डज इट आंसर? तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि बंदा ये समझता है नहीं नहीं मुझे तो अभी पूरा आता नहीं। तो आपको हैकाथॉन में जाना है, लड़ना है, प्रेजेंट करना है, बीच में 2-4 दफा बदमाशी भी होगी, 2-4 दफा बोंगियां भी मारेंगे, वो बोंगियां मारें ताकि वो पता चले कि बोंगी हैं ये। तो अगर आप हैकाथॉन में जाकर ये चीजें सही नहीं करेंगे तो फिर आप करेंगे जॉब पे, और जॉब पे बंदे की जॉब चले जाती है अगर आप बोंगियां ज्यादा मारें तो। ठीक है, आप इमेच्योर, पहले तो बात है इंटरव्यू के लिए पास नहीं होता। तो अगर कोई बंदा हैकाथॉन में नहीं जाता तो ये वो भूल जाएगा वो इंटरनेशनल कोई इंटरव्यू दे सकता है। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन।
लेकिन मैं नॉर्मली सीवीज रिकमेंड करता रहता हूँ रिक्रूटर्स को। तो मैं ऐसे बंदे का सीवी पाकिस्तानी का नहीं दूंगा जो हैकाथॉन में नहीं जाता, तो मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू में जाकर फेल हो जाएगा प्रेशर में। सर मैंने एक बात चाहिए। आपकी आवाज़ फिर चली गई है यार। जी, कोई और भी साथी बोलना चाहेगा या सिर्फ आज मरीज ने बोलना? तभी मैं आप लोगों को बुलाने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर कहीं भी नहीं बोलेंगे। ये जुबैर चैट में से क्वेश्चन रीड आउट कर दें। ये क्वेश्चन है मैं फसीहा का। Yes, sir. So question ये है कि sir, I need your guidance. I improved my skills and CV by attending iGood Guru machine learning and data science courses. I applied to Italy and got fully funded PhD scholarship, but now Italy embassy did not give me appointment for visa, and my scholarship deadline is 29th February. My university also contacted embassy, but they did not give me positive response. Can you guide me? What can I do now? पहली बात तो यह कि अपने आप को ये बता दें कि आपने जाना जरूर है, इस साल नहीं तो अगले साल। यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन इट। और दूसरी बात यह है कि कैरियर में इस तरह के हिकअप्स आ जाते हैं, इससे ऐसा नहीं है कि आसमान गिर रहा हो। अगर आपको इस साल स्कॉलरशिप मिला तो अगले साल भी मिलेगा, और शायद इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिलेगा। तो इसलिए डोंट लूज होप। इसके अलावा क्या कहते हैं, दिस इज लिटिल सरप्राइजिंग कि आपको स्कॉलरशिप मिला है इटली का, लेकिन एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दी। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें तो फॉरेन स्कॉलरशिप अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और वीज़ा भी मिल जाता है, क्योंकि उनके पास अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी की फंडिंग होती है। जी जी मैम। सर मैंने अप्लाई किया था इटली में स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलरशिप तो हो गया और एम्बेसी वालों को ना समरी भी फॉरवर्ड कर दी है यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने खुद भी कांटेक्ट किया है एम्बेसी से, लेकिन उन्होंने एक ही नंबर रखा हुआ है, उस पर वो कॉल ही अटेंड नहीं करते। तो इसलिए मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि अब मैं यूनिवर्सिटी को कन्विंस कैसे करूं कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई एक्सटेंशन दे दें या कुछ इस तरह का हो जाए। जो आप मुझे रीजन दे रहे हैं यही रीजन यूनिवर्सिटी को भी दे दें। दे शुड एंटरटेन इट। ठीक है। दूसरी, आप किस डोमेन में जा रही हैं इटली में? सर डाटा माइनिंग में। उसके बाद क्या करेंगे इटली से पीएचडी करने के बाद? सर अभी तो नहीं मैंने इस बारे में सोचा। जो इटली से अभी पाकिस्तानी ग्रेजुएट करके आ रहे हैं वो क्या करते हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आके जॉब ढूंढते हैं या वहीं कोई छोटी मोटी जॉब पे लग जाते एग्जैक्टली। तो यूरोप में जब आप पीएचडी कर रहे हैं, जो आज कल लोगों ने पता होना चाहिए, यूरोप में जॉब्स नहीं हैं, जो है उनकी सैलरी बहुत कम है। बहुत कम, महीने अमेरिकन सैलरी से कोई 7-8 गुना कम होती है। तो इसलिए पूरा सारे का सारा यूरोप भी अमेरिका जाने वाली लाइन में खड़ा है। मैं बात आपको बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ। देर इज नो एग्जैजरेशन। तो इसलिए अब इटली तो जा रही हैं, अगर चले जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं लाजमी जाऊँगा। लेकिन अगर आप अगले साल के लिए अप्लाई करती हैं तो अमेरिका के लिए जरूर कोशिश करें। मेरा ख्याल आपका अमेरिका का हो जाना चाहिए, अगर आप अभी से सही तैयारी करती हैं उसके लिए। और आप इटली जाकर भी अमेरिका जाने के लिए ट्राई कर सकती हैं कि वहाँ से अमेरिका का स्कॉलरशिप मिल जाता है, वहाँ चले जाएं। इट हैपेंस। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे कहते हैं कि आप जो कोर्स वर्क है वो यूएसए में कंप्लीट हो तो फिर अच्छी कंपनीज में ज़्यादा बेहतर रहता है, तो इसकी कोई ख़ास वजह होती है? या अच्छा, ख़ास वजह के अलावा मैं पूछूं कि आप मास्टर्स के कोर्स वर्क की भी बात करते हैं या पीएचडी का भी कोर्स वर्क होता है, उसे भी एज अ कोर्स वर्क ही कंसिडर करेंगे? जो पीएचडी का कोर्स वर्क है उसे अमेरिका में मास्टर्स कहा जाता है। ओके ओके, ठीक। तो बीएस की बात में बात कर रहा होता हूँ। और उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका की क्वालिटी जो कोर्स वर्क की है ना, अमेरिका और यूरोप की, वो है 10-20 का डिफरेंस है, 19-20 का नहीं है। तो जिसने अमेरिका से कोर्स वर्क नहीं किया ना, तो मैं उसका इंटरव्यू लेने में कंफर्टेबल नहीं हूँ।
इसमें जो अच्छा मर्जी वो चीजें चाहे नहीं आती। अच्छा वो चाहे उसने अच्छा सर, मास्टर्स में किया हो या पीएचडी में किया हो। हाँ बिल्कुल। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया, तो हाँ चलिए ठीक क्या है जी, हम बाद में उसमें बात चलें? होती है। जज़ाकल्लाह। ठीक, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।